हेलो फ्रेंड। राष्ट्रीय आय राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर का आशय आर्थिक समृद्धि से जुड़ा है। आर्थिक विकास का आशय राष्ट्रीय आय में मात्रात्मक वृद्धि के अतिरिक्त अर्थव्यवस्था के आकार में वृद्धि से होता है। राष्ट्रीय आय से तात्पर्य किसी अर्थव्यवस्था में एक निश्चित वित्तीय वर्ष भारत में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं अथवा पूर्ण निर्मित वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य को राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम कहा जाता है। राष्ट्रीय आय के आकलन के दौरान विदेशों से अर्जित आय को सम्मिलित किया जाता है। कुल राष्ट्रीय आय की किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं के प्रवाह की माप है। अतः राष्ट्रीय आय एक प्रवाह है, संग्रह नहीं। राष्ट्रीय आय एक दिए हुए समय में किसी अर्थव्यवस्था की उत्पादन शक्ति को मापती है। इसके आकलन में अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य को गिनने के पीछे मुख्य कारण दोहरी गणना की प्रक्रिया से बचना है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा की जाती है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का इतिहास। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय के संदर्भ में अनुमान 1868 ईसा में दादा भाई नौरोजी द्वारा उनकी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में व्यक्त किए गए। दादा भाई नौरोजी ने प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 20 बताई थी। वर्ष 1925-29 में डॉक्टर VKR वीराव ने सर्वप्रथम वैज्ञानिक विधि से राष्ट्रीय आय और राष्ट्रीय लेखा प्रणाली की गणना की। राष्ट्रीय आय समिति वर्ष 1948 से 49 में प्रोफेसर PC महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति की नियुक्ति हुई, जिसकी अनुशंसा पर राष्ट्रीय आय संबंधित लेखा प्रणाली का ढांचा स्थापित हुआ तथा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना की गई। राष्ट्रीय आय समिति ने अपनी प्रथम रिपोर्ट वर्ष 1991 में तथा अंतिम रिपोर्ट वर्ष 1954 में दी। राष्ट्रीय आय की गणना के माध्यम से अर्थव्यवस्था की वास्तविक क्षमता का पता चलता है कि इसके माध्यम से अर्थव्यवस्था की उपलब्धियों का भी मूल्यांकन किया जा सकता है। राष्ट्रीय आय की गणना द्वारा अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों के लिए प्राथमिकता तय करने एवं इनके बीच संतुलन स्थापित करने संबंधी उपायों में सहायता मिलती है। राष्ट्रीय आय की गणना द्वारा गरीबी निवारण एवं रोजगार सृजन कार्यक्रम के लक्ष्य निर्धारण तथा मुद्रास्फीति के संबंध में वास्तविक स्थिति का पता लगाने में सहायता मिलती है। इसके साथ ही सरकार की वास्तविक राजस्व प्राप्ति एवं खर्च के संबंध में भी सही अनुमान लगाया जा सकता है। राष्ट्रीय आय के अनुमान का प्रथम सरकारी आकलन वर्ष 1948 से 49 में वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा किया गया। राष्ट्रीय आय की गणना संबंधी सावधानियां। राष्ट्रीय आय की गणना में निम्न सावधानियों को ध्यान में रखना आवश्यक है, जैसे अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्यों को जोड़ा जाना चाहिए। उत्पादन प्रक्रिया में सम्मिलित मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्यों को नहीं जोड़ा जाना चाहिए। राष्ट्रीय आय की गणना साधन लागत पर की जानी चाहिए। उपभोग एवं पूंजीगत दोनों वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्यों को जोड़ा जाना चाहिए। सेवानिवृत्त पेंशन को राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं किया जाता है, क्योंकि राष्ट्रीय आय की परिभाषा के अनुसार यह किसी वर्ष विशेष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का योग होती है। राष्ट्रीय गणना में मदों को शामिल नहीं किया जाता है, जैसे कि हस्तांतरण भुगतान। ऐसे भुगतान किसी सेवा या उत्पादन के बदले प्राप्त नहीं होते।
मुख्यतः सामाजिक सुरक्षा हेतु भुगतान जैसे पेंशन आदि। पूंजीगत लाभ, यह वस्तुओं एवं सेवाओं के वास्तविक उत्पादन के बजाय बाजार के स्फीतिकारी प्रभावों के कारण प्राप्त आय है। गैर कानूनी गतिविधियों से प्राप्त आय को शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि एक ओर तो गैर कानूनी होने के कारण वही दूसरी ओर इनका मापन भी व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। निषिद्ध वस्तुओं, अफीम आदि के उत्पादन को गणना में शामिल नहीं किया जाता है। पुरानी वस्तुओं की खरीद एवं बिक्री को भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि उनका उत्पादन किसी दूसरे वर्ष में हुआ था और वहां इनकी गणना की जा चुकी होती है। राष्ट्रीय आय के मापन की प्रविधियां विधियां, राष्ट्रीय आय की लेखांकन संबंधी अवधारणा सर्वप्रथम साइमन कुजनेट्स द्वारा प्रतिपादित की गई, जिन्होंने राष्ट्रीय आय के मापन की 3 विधियों को प्रस्तुत किया। पहला, उत्पादन पद्धति को वस्तु सेवा विधि के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत यह आकलन किया जाता है कि अंतिम उत्पाद में प्रत्येक उद्योग ने अलग अलग क्या योगदान किया। इस पद्धति के अंतर्गत सर्वप्रथम देश में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य ज्ञात कर लेते हैं। इसके योग को बाजार मूल्य पर आधारित सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद को बाजार मूल्य पर आधारित सकल घरेलू उत्पाद से ही ज्ञात किया जाता है। दूसरा, राष्ट्रीय आय दूसरा आय पद्धति, इसके अंतर्गत राष्ट्रीय आय का आकलन उत्पाद कारकों के लिए भुगतान के आधार पर किया जाता है। राष्ट्रीय आय की गणना के लिए विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत व्यक्तियों तथा व्यावसायिक उपक्रमों की शुद्ध आय का योग प्राप्त किया जाता है। तीसरा, व्यय पद्धति कंजम्पशन मेथड, इसके अनुसार कुल आय या तो उपभोग पर व्यय की जाती है अथवा बचत पर। अतः राष्ट्रीय आय कुल उपभोग, व्यय तथा कुल बचत का योग होती है। साधन लागत एवं बाजार मूल्य, साधन लागत फैक्टर कॉस्ट वास्तव में किसी वस्तु के उत्पादन में लगी लागत मूल्य इनपुट कॉस्ट होती है। सरकार द्वारा इस लागत मूल्य पर या तो सब्सिडी दी जाती है या कर लगाया जाता है। यदि कर लगाया जाता है तो वस्तु का बाजार मूल्य मार्केट प्राइस बढ़ जाता है, और यदि सब्सिडी दी जाती है तो बाजार मूल्य लागत मूल्य से कम हो जाती है। अंत्य वस्तुएं, उत्पादित वस्तुओं से आशय पूर्ण निर्मित या अंत्य वस्तुओं फाइनल गुड्स से है। एक ही वस्तु किसी स्थिति में अंत्य वस्तु होगी तो दूसरी स्थिति में माध्यमिक हो सकती है। उदाहरण के लिए, एक कॉफी शॉप में कॉफी पाउडर माध्यमिक वस्तु है, जबकि घर में कॉफी बनाने के लिए कॉफी पाउडर उपभोग वस्तु है। राष्ट्रीय आय से संबंधित अवधारणा, राष्ट्रीय आय की गणना के संबंध में मूलतः 2 अवधारणाओं राष्ट्रीय उत्पाद तथा घरेलू उत्पाद को आधार स्वरूप लिया जाता है। शेष सभी धारणाएं इन धारणाओं पर आधारित इनके प्रतिरूप स्वरूप है। सकल घरेलू उत्पाद, देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत एक वर्ष भारत में 1 अप्रैल से 31 मार्च में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को सकल घरेलू उत्पाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी कहा जाता है। सकल घरेलू उत्पाद में कुछ भाग उन विदेशियों की उत्पादक सेवाओं का परिणाम हो जाता है जिन्होंने अपनी पूंजी तथा तकनीकी ज्ञान का उपयोग करके देश में कुल उत्पादन में कुछ योगदान दिया है। अतः इसके अंतर्गत देश की भौगोलिक सीमा के अंदर विदेशियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं को भी सम्मिलित किया जाता है।
सकल घरेलू उत्पाद के अंतर्गत निम्न उत्पाद भी शामिल होते हैं, जैसे बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, देश की सीमा के अंतर्गत निवासी और गैर निवासी उत्पादक इकाइयों द्वारा बाजार मूल्य पर व्यक्त मूल्य वर्धनों का योग या संपूर्ण अंत्य वस्तुओं तथा सेवाओं का बाजार मूल्य पर व्यक्त मूल्य ही बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। दूसरा, साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद तथा साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद के मध्य में अंतर पाया जाता है। वह परोक्ष कर डायरेक्ट टैक्स तथा सब्सिडी की मात्रा या निवल राष्ट्रीय उत्पाद नेट नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी के कारण होता है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद। तीसरा, किसी भी वस्तु के उत्पादन एवं उपभोग के दौरान उसका मूल्य ह्रास होता है। यह मूल्य ह्रास एक तरह से पूंजी स्टॉक की खपत होती है। जब सकल आय में से मूल्य ह्रास को घटाया जाता है तो निवल अथवा शुद्ध राशि प्राप्त होती है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद नेट नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी का एक सही माप है जिसमें मूल्य ह्रास को घटाकर माप लिया जाता है। सांकेतिक सकल घरेलू उत्पाद मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन या अपस्फीति डिफ्लेशन के कारण बाजार मूल्य में होने वाले वार्षिक परिवर्तन को सांकेतिक नॉमिनल सकल घरेलू उत्पाद में शामिल करते हैं। सांकेतिक सकल घरेलू उत्पाद का मूल्यांकन बाजार के वर्तमान मूल्य पर करते हैं। क्रय शक्ति समता विधि। क्रय शक्ति समता विधि परचेजिंग पावर पैरिटी मेथड का उपयोग सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा वर्ष 1988 में विभिन्न देशों के रहन सहन स्तर के निर्धारण हेतु किया गया। इस विधि में किसी देश के विशेष की सकल राष्ट्रीय आय को देश के अंदर मुद्रा की क्रय शक्ति के आधार पर ज्ञात किया जाता है। जीडीपी को क्रय शक्ति समता विधि द्वारा भी मापा जाता है। सांकेतिक सरल घरेलू उत्पाद को ही इस स्थिति में प्रयोग में लाते हैं। भारत में सकल घरेलू उत्पाद की गणना आमतौर पर एक देश में सकल घरेलू उत्पाद की गणना राष्ट्रीय सांख्यिकी एजेंसी करती है। भारत में सकल घरेलू उत्पाद की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा की जाती है। सकल घरेलू उत्पाद में अंतर्राष्ट्रीय मानक राष्ट्रीय लेखा प्रणाली 1993 से प्राप्त किए जाते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन, यूरोपीय आयोग तथा संयुक्त राष्ट्र द्वारा संकलित किए जाते हैं।